नमस्कार। नवनियतिवाद के पहले पार्ट में हमने नवनियतिवाद के विकास और ग्रिफिथ टेलर के बारे में जाना और उनके साथ ही अन्य जो नवनियतिवादी जो विचारक हुए हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो उनमें पहला जो नाम है वो है कार्ल सावर का। कार्ल सावर जो थे वो शुरुआत में संभववादी विचारक थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ उनका झुकाव जो है वो आधुनिक जो नियतिवाद है या जो नवनियतिवाद है उसकी तरफ हुआ। और सावर का विचार था कि ह्यूमन को नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कुछ बदल कर अनुकूलित कर लेना चाहिए, साथ ही साथ उसमें कुछ परिवर्तन करके, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसके साथ अपने आप को अनुकूलित कर लो, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर दो और उसके साथ उसके बाद में एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन उनसे पहले वाले जो नियतिवादी थे वो ये मानते थे कि मानव को प्रकृति के साथ साथ अनुकूलन ही करना चाहिए, यानी उन्होंने एडजस्टमेंट वाली जो बात थी उस पर बल नहीं दिया बल्कि उन्होंने एडप्टेशन पे बल दिया। जबकि जो नवनियतिवादी हैं वो समायोजन यानी एडजस्टमेंट पे बल देते हैं। और कार्ल सावर ने प्रकृति और मानव के जो संबंध हैं उनको टाइम के अकॉर्डिंग, समय की जो गति है उसके अनुसार उन्होंने उसके 4 जो रूप हैं वो बताए। तो पहला जो है वो होता है वातावरण का मानव पे नियंत्रण, यानी एक तरह से हम जो देखें तो मानव विकास की या सभ्यता के विकास की जो पहला स्टेप है वो है जो जितना भी फिजिकल एनवायरनमेंट है उसका मानव पे कंट्रोल होता है। दूसरा है वातावरण का मानव पे प्रभाव, कि उसका जो कंट्रोल है, कंट्रोल की बजाय अब वो जो है एकदम कठोर नियंत्रण की बजाय वो इन्फ्लुएंस में परिवर्तित हो गया, अब उसका प्रभाव है। और तीसरा जो है समय के अनुसार उन्होंने बताया मानव एवं वातावरण के बीच प्रत्युत्तर यानी रेस्पॉन्स, अब दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो लगभग बराबरी का यहाँ हो रहा है। और तीसरा जो उन्होंने बताया वह है वातावरण एवं मानव के मध्य सामंजस्य, एडजस्टमेंट। तो अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आजकल जो है वो नियंत्रण यानी जो कंट्रोल और इन्फ्लुएंस वाला है और जो रेस्पॉन्स वाला जो चीज़ है, यानी जो ये तीनों चीज़ें उन्होंने शुरुआत की जो बताई, कंट्रोल, इन्फ्लुएंस और रिस्पॉन्स, उनका इतना महत्व नहीं है। बल्कि आज जो है वो नवनियतिवाद जो है उसमें वातावरण एवं मानव के मध्य सामंजस्य यानी एडजस्टमेंट की जो बात है उस पर अधिक बल दिया जाता है। और सावर के बाद जो अगले नवनिश्चयवादी विचारक हैं वे हैं A.F. मार्टिन, जो कि एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। और इन्होंने नवनिश्चयवाद को वैज्ञानिक नियतिवाद माना और उन्होंने ये कहा कि कॉज एंड इफ़ेक्ट यानी कारण और प्रभाव एक जो चीज़ होती है उसके द्वारा हम हमारे एनवायरनमेंट में जो भी कोई घटना होती है उसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। उनके अनुसार भूगोल में निश्चयवाद संभववाद की अपेक्षा कारण तथा प्रभाव की कसौटी पर अधिक ठीक तथा खरा सिद्ध होता है। अतः वे निश्चयवाद को ही वैज्ञानिक एवं सैद्धांतिक दृष्टि से मान्यता देने के पक्ष में हैं। उनका यह तर्क है कि प्रत्येक कारण का प्रभाव और प्रत्येक प्रभाव का कोई न कोई कारण होना अनिवार्य है और अक्सर कारण तथा प्रभाव के बीच में अनेक उपकारण एवं उपप्रभाव होते हैं। और उन्होंने ही ये कहा कि डिटर्मिनिज्म मस्ट एग्जिस्ट बट द चेन ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये जो विचारक हैं वे हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन, जिनको मूलतः निश्चयवाद का समर्थक माना जाता है क्योंकि उन्होंने मानव के रहन सहन और उसके व्यवसायों पर प्राकृतिक प्रभाव को मान्यता दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने सांस्कृतिक तत्व यानी कल्चरल जो फैक्ट्स होते हैं जैसे कि कला, साहित्य, धर्म, सरकार एवं शिक्षा
आदि पर भी भौगोलिक दशाओं का जो प्रभाव होता है उसको सीधे तौर पे उन्होंने स्वीकार किया। किंतु इसके साथ ही साथ बाद में उन्होंने मानवीय क्रिया यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ का भी अध्ययन किया और सफलता के अवसर को प्रगति की अवस्था पर निर्भर माना। इसलिए उन्हें नवनियतिवाद का समर्थक भी माना जाता है। यानी बाद में जो उनकी आस्था थी वो वैज्ञानिक नियतिवाद में हो गई और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखित उनकी कई सारी जो बुक्स हैं उसमें उनके इन विचारों की झलक मिलती है। और इसी क्रम में अगला जो नाम है वो है ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हर्बर्टसन का, जो भी नीतिवाद के समर्थक थे। उन्होंने प्राकृतिक जो वनस्पति है उसको प्रमुख निर्धारक मानते हुए विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया, यानी उसमें उनको विभाजित किया। और उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राकृतिक प्रदेशों में न केवल प्राकृतिक तत्वों की बल्कि मानवीय तत्वों की भी समानता पाई जाती है। यानी जो नेचुरल जो फैक्ट्स हैं और ह्यूमन जो फैक्ट्स हैं वो एक जो नेचुरल रीजन है उसमें एक जैसे होंगे, उनमें कई सारी सिमिलैरिटीज़ पाई जाएंगी। उनका मानना था कि मनुष्य पर भौतिक शक्तियों का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि वह मानव जीवन तथा उसके क्रियाकलापों से प्रकट होता है। और ब्रिटिश जो भूगोलविद हैं H.J. फ्लूअर, उन्होंने प्रकृति के साथ मानवीय पक्ष पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने उनके विचार से ह्यूमन रीजन जो होते हैं यानी मानव प्रदेश जो होते हैं वह जलवायु एवं पर्वतों की सीमाओं को भी लांघ जाते हैं। किंतु उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि मानव प्रदेशों के अध्ययन में प्राकृतिक शक्तियों की अवहेलना नहीं की जा सकती। इस प्रकार उन्होंने प्राकृतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार की शक्तियों के समन्वय पर बल दिया, जो कि नवनीतिवाद का मूल तत्व है। इसके साथ ही साथ रशेल स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ज्योग्राफी में लिखा है कि मानव पृथ्वी का मात्र निवासी ही नहीं है बल्कि एक सृजनकर्ता, भौगोलिक प्रतिनिधि तथा पृथ्वी को परिवर्तित करने वाला भी है। और ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं वुलरिज एवं ईस्ट की दृष्टि में भूगोल में प्रकृतिवाद किसी सीमा तक रहना अनिवार्य है, क्योंकि यह सत्य है कि मानव एवं स्थलीय क्रियाएं पारस्परिक होती हैं। और इसी प्रकार G.R. लेवथवेट ने मार्टिन के विचारों से सहमति व्यक्त करते हुए लिखा है कि भूगोलवेत्ता दावे के साथ नहीं कहते कि भौगोलिक पर्यावरण ही मानव क्रियाओं का अकेला या सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक है। वे केवल यह कहते हैं कि उनका विशिष्ट कार्य अन्य की अपेक्षा निर्धारकों के इस समूह का परीक्षण करना है। और कनेडियन जो ज्योग्राफर थे जॉर्ज टेथम ने टेलर की जो ये नवनियतिवाद की जो विचारधारा थी, इसी का नाम उन्होंने व्यवहारिक संभववाद यानी प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म के नाम से उन्होंने इसको पुकारा। और उन्होंने कहा कि वास्तव में प्रकृति मनुष्य के सम्मुख अनेक योजनाएं प्रस्तुत करती है जिसमें से मनुष्य की चयन करने की स्वतंत्रता होती है। इस प्रकार यह विचारधारा संभववाद के अधिक निकट है और अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है टेथम के अनुसार। और उन्होंने ये कहा कि मानव भूगोल का परम उद्देश्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करना या अथवा उसकी अधीनता स्वीकार करना नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सहयोग प्राप्त करना होना चाहिए। और अब हम बात करते हैं नवनियतिवाद के विश्लेषण एवं आलोचनाओं की। तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि नियतिवाद एवं संभववाद के विश्लेषण एवं आलोचनाओं का तुलनात्मक अंतर ही नवनियतिवाद का विश्लेषण है, क्योंकि नियतिवाद एवं संभववाद दोनों ही अतिशयवादी विचारधाराएं हैं जिनकी सार्थकता व्यवहारिक जगत में बहुत कम हो गई है। और नवनियतिवाद द्वारा ही हम
मानव एवं प्रकृति के संबंधों की सही व्याख्या कर सकते हैं। 21वीं शताब्दी में भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां मनुष्य को प्रकृति की सीमाओं का पालन करना पड़ता है। हालांकि मनुष्य ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए आयाम स्थापित किए हैं। और इसी क्रम में अगर हम देखें कि उत्तरी यूरोप में जो फसलों की प्राकृतिक सीमा है उसको उन्होंने बहुत उत्तर तक बढ़ा दिया है, परंतु फिर भी इस सीमा को वो टुंड्रा से आगे नहीं ले जा पाए। यानी मनुष्य ने सीमा को परिवर्तित तो कर दिया है, लेकिन फिर भी वो एक सीमा के बाद में अभी तक रुका हुआ है। मानव ने नदियों से नहरें निकाल कर कृषि क्षेत्र का तो विकास कर दिया है, लेकिन फिर भी वो वर्षा को यानी जो रेनफॉल है उसको अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाया है। मनुष्य ने जो सिस्मोग्राफ्स हैं उनके द्वारा जो भूकंप आता है उनका तो वो सीमांकन कर पाया है या उनका अंकन कर पाया है, लेकिन उनके जो पूर्वांकलन है यानी भूकंप आने का पहले से ही प्रेडिक्शन देने में अभी तक भी वो कामयाब नहीं हो पाया है, जबकि हमने साइंस और टेक्नोलॉजी में खूब एडवांसमेंट किया है। तो अब अगर हम इन सारी बातों को ध्यान में रखते हैं तो यह चीज़ हमारे ध्यान में आती है कि इन दोनों विचारधाराओं के बीच में जो बीच का रास्ता है, मिडिल पाथ जो है नवनियतिवाद का, वो ही अधिक सही है, क्योंकि विकास के पथ पे न तो बाधाएं समाप्त होती हैं और न ही मानव की विकास की प्रवृत्ति समाप्त होती है। इसको हम प्रेजेंट डे सिनेरियो में भी देख सकते हैं कि जैसे कोविड-19 है, मानव विकास करता हुआ जा रहा है, सभ्यता विकास करती हुई जा रही है, लेकिन बीच में ही यह किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये कोरोना वायरस आ गया, लॉकडाउन हुए, कितनी सारी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको धक्का लगा, लेकिन मानव जो सभ्यता या मानव जो समुदाय है उसको एक बार रुक के सोचने का अवसर मिला और उसके बाद इसका जो वैक्सीन बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है यानी कोविड-19 के इलाज के तरीके ढूंढे जाने की कोशिश हो रही है, तो तब तक हम अभी जो है वो एक तरह से रुक के सोचने के फेज़ में हैं। और जैसे ही इसकी वैक्सीन मिल जाएगी हम क्या करेंगे यानी मानव समुदाय क्या करेगा, विकास के पथ पे पुनः उसी गति से आगे बढ़ चलेगा। तो ये प्रकृति का एक तरीका है कि मानव के सामने निरंतर जो है वो बाधाएं जो हैं एक के बाद एक आती रहती हैं, और मानव की जो प्रवृत्ति है यानी मानव का जो ह्यूमन नेचर है वो हमेशा क्या रहता है, विकास के पथ पे आगे बढ़ने का, तो वो उन बाधाओं को पार करता हुआ निरंतर आगे बढ़ता जाता है। अर्थात जब बाधा आती है तो वो रुकता है, सोचता है, उस बाधा को पार करता है और फिर पुनः आगे बढ़ जाता है, और यही नवनियतिवाद है। और जहाँ तक इस विचारधारा की आलोचनाओं की बात है तो इस विचारधारा के जो अधिकांश समर्थक जो हैं वो नरमपंथी हैं, यानी वो मिडिल पाथ वाले हैं, ज़्यादा कट्टर नहीं हैं जैसे कि निश्चयवादी और संभववादी जो विचारक थे वो थे। तो और जो नवनीतिवादी जो विचारक हैं वे निश्चयवाद एवं कट्टरवाद की जो विचारधाराएं हैं उनसे पूर्णतया सहमत नहीं हैं। तो एक तरह से ये जो नवनियतिवाद है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो बिल्कुल सटीक और सही प्रतीत होती है, और अभी इतनी जल्दी इस विचारधारा की आलोचना का भी समय नहीं आया है, क्योंकि यह मध्यम मार्गी विचारधारा है। सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं कि मानव पृथ्वी पर निवास करता है, वह उस पर आश्रित भी है, अतः वह प्रकृति की आज्ञा मानकर उसे विजित भी कर सकता है। वह इस प्रकार मानव को प्रकृति की सीमाओं को समझकर उनकी उपयोगिता के आधार पर अपनी सुविधाओं और आकांक्षाओं की संपूर्ति करनी चाहिए। हमें कदम कदम पर प्रकृति से सहयोग की आवश्यकता होती है। और लास्ट में ग्रिफिथ टेलर की ये बात बिल्कुल सही प्रतीत होती है जो उन्होंने कही थी कि प्रकृति को जीतने या स्वयं उसका दास बनने की अपेक्षा मनुष्य को प्रकृति के साथ सहयोग करने की बात सोचनी चाहिए। यह स्पष्ट है कि मानव का कल्याण प्रकृति से युद्ध करने में नहीं है,
उसके साथ सहयोग एवं सामंजस्य बनाए रखने में है।